हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार, हिंदी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण पाठ। वर्ण विचार हिंदी जो भाषा है, लिखित भाषा, वो शब्दों से बनती है, वाक्यों से बनती है और शब्द जिन वर्णों से बनते हैं, जिन अक्षरों से बनते हैं, उनके बारे में हम पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इस पाठ का नाम है वर्ण विचार। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वही ध्वनियाँ वर्णीय अक्षर कहलाती। यानी आपने जो भी कोई चिन्ह देखा, उसके लिए जो भी ध्वनि निकली आपके मुंह से, वो वर्ण कहलाई। तो वर्ण भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके कि और टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक उदाहरण देखते हैं, राम। तो अभी राम लिखा है, इस ध्वनि को आप अलग अलग करके देखें। हम अब हिंदी जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको हिंदी तो आती है लिखनी, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो जब हम राम को पढ़ेंगे, शब्द आपने पढ़ा, राम लिखा हुआ है, आपने देखा, आपको समझ में आ गया और अब आपने इसका उच्चारण किया राम। तो अगर इसको तोड़ के देखें तो र हलंत यानी अ, और उसको हम बोलते कैसे, रा, यानी उसमें आ की मात्रा लगी है, फिर म और आ लगा हुआ है। अगर कोई भी वर्ण जिसके आगे स्वर ना लगा हो, उसको हम उच्चारण कैसे करते हैं, अ। हम आवाज जोर से नहीं निकालते और जब उसमें आ लग जाता है तब हम उसको कंप्लीट या पूर्ण रूप से बोल पाते हैं। अब जो आपने इन वर्ण अक्षरों में तोड़ दिया, इनको र, आ, म, आ, इनको आप और छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते। तो भाषा की वो लिखित, यहाँ पे बच्चों एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोल रहे हैं तो ध्वनि, अगर हम उसको लिख रहे हैं तो वर्ण। वो ध्वनि जिसको हम लिखते हैं और उनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उनको हम वर्ण कहते हैं। या दूसरे तरह से समझे कि जो मौखिक ध्वनियां हैं, उनको लिखित रूप में व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक ध्वनि, जब हम लिख रहे हैं तो वर्ण। अभी वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो वो ध्वनि जिसको हम लिखित रूप में लिख रहे हैं उसको हम वर्ण कहते हैं और इस वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। उम्मीद करती हूँ वर्ण समझ में आ गया होगा। अब अगर हम हिंदी में वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो हिंदी के कुल यानी टोटल वर्ण कितने हैं, 44 यानी 44 वर्ण हैं। वर्णमाला, अभी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों की माला यानी श्रृंखला को माला, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं और इसमें एक बड़ा व्यवस्थित रूप है वर्णों का। मतलब आपको उसी क्रम में बोलना, आगे पीछे आप नहीं बोल सकते। अगर आपने आगे पीछे बोला तो वो वर्णमाला शुद्ध नहीं है। तो वर्णों का वो क्रमिक रूप, वो श्रृंखला जो किसी रूप में व्यवस्थित की गई है, उसे वर्णमाला कहते हैं। अभी वर्णमाला में अगर हम वर्णों को बांट के देखें तो ये दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 यानी 33। तो 11 और 33 मिला के 11 एंड 33 44, यानी कुल 44, 11 स्वर, 33 व्यंजन। अब आपको ये समझना है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर और वर्ण में क्या अंतर है, स्वर में हमें किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती बोलने में। जैसे हम अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर हैं, इनमें अ बोलने में आपको एक और वर्ण मिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने अगर का बोला तो का अकेला नहीं है बच्चों, का हलंत धन आ, यानी का में आ स्वर मिला है, तभी आप उसका उच्चारण का कर पा रहे हैं। वरना आप उसको कैसे उच्चारण करेंगे, क, ख, ग, घ। और जब हम बोलते हैं का, ख, ग, घ, तो यानी हर में आ जो है वो मिला हुआ है। वो वर्ण जिसमें किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, वो स्वर। ये स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। अब अगर हम
इन्हीं स्वरों की बात करें और इनको हम उच्चारण की दृष्टि से देखें। स्वर जो हैं कितने हैं? 11, लेकिन अगर हम इनको उच्चारण की दृष्टि से देखें तो ये 3 भेद हैं इनके। क्या हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा स्वर और प्लुत जिसमें 3 मात्राएं हों, 2 से अधिक, वो प्लुत स्वर। कैसे? अभी आपको अगर आप उदाहरण देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आ, इ, उ, रि, ये कैसे? छोटे स्वर, इसमें मात्रा नहीं है, ये छोटे स्वर हैं, तो इनको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर छोटे नहीं बोले जाते, दीर्घ होते हैं, बड़े होते हैं, यानी इनके उच्चारण में उच्चारण में समय 2 गुना लगता है। ये यहाँ पर स्वर के समय के अनुसार इनका विभाजन किया गया। जो ह्रस्व स्वर हैं वो छोटे होते हैं, यानी कम समय में बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर जो अधिक समय लगाते हो, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये दीर्घ स्वर। अब अगर हम प्लुत स्वर की बात करें तो इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं का वक्त लगता है। प्लुत स्वर कहते हैं। ये अक्सर दूर से किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। जैसे किसी को दूर से बुलाना, ओ भाई, तो यहाँ हम 2-3 स्वर लगा के देते हैं, उच्चारण में समय लगाते हैं, तो वहां पर प्लुत स्वर हो जाते हैं। इसको किससे हम दिखाते हैं? एस चिन्ह से हम इसको दिखाते हैं। जैसे सुनो, तो हमने उसके आगे 2 लगा दिए। सुनो, सुनो। ओम, ओम हम बोलते हैं ना, तो ओ दीर्घ स्वर, माँ व्यंजन है जिसमें अभी और कोई स्वर नहीं लगा, और बीच में जो 2 एस हैं यानी ये दीर्घ है। ओ को हम देर तक बोलेंगे तो ओम, तो ये हो गया प्लुत स्वर। राम, राम, राम। तो जब हम किसी का उच्चारण देर तक करते हैं, 3 गुना समय लगाकर करते हैं, तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अभी इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओम है। अगर आपको एक उदाहरण लिखना हो तो आप इसमें ओम लिख सकते हैं। अभी इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि ये 3 मात्राओं से बनता है। ज़्यादातर बच्चों, जब हम संगीत के पढ़ते हैं, जो लोग संगीत विद्या पढ़ते हैं, तो वो अपने जो मात्राएं लिखते हैं, उसमें आलाप लिखते हैं, वो उसमें ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने म्यूजिक में देखा होगा, इस स्वर का, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहां आलाप लिया जाता है, एक स्वर को लंबा खींचा जाता है, तो ये प्लुत स्वर होता है। अभी एक उदाहरण, मुर्गे की बांग। मुर्गे की बांग कैसे होती? कुकड़ू कू। तो अभी इस बांग में 3 स्वर हैं। कैसे? कु ह्रस्व स्वर छोटा, कु दीर्घ स्वर, रू बड़ा स्वर, और जो कू लगा है 2 एस पर है वो कू प्लुत स्वर, तो कुकड़ू कू। तो अगर आपसे एक ही शब्द में आपको 3 उदाहरण देखने हो तो मुर्गे की बांग को आप लिखिए कुकड़ू कू, और आपको पता चल जाए कि दीर्घ स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है और प्लुत स्वर कौन सा है। बहुत सिंपल है। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और प्लुत मतलब 3 त्रिमात्रिक स्वर। अब स्वर के बारे में और क्या बाकी रह गया? अब स्वरों में कुछ मात्राएं होती है, जैसे अ और आ, इ और ई, उ और ऊ, ए और ऐ, ओ, औ। तो ये जो मात्राएं हैं जो हम बाकी के वर्ण व्यंजनों पर लगाते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए एक निर्धारित चिन्ह मात्राएं होती हैं। जैसे आ के लिए डंडा होता है, तो उसको लगाने से आ हो जाता है। अभी जो स्वर होते हैं उसमें हर स्वर के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है, एक मात्रा होती है, केवल छोटे आ को छोड़ करके। छोटा आ लगाते हैं अगर हम किसी के साथ जोड़ते हैं तो उसमें कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़े आ में होती है। छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, डबल लगा दिया तो ए हो जाता है, एक डंडा 1 मात्रा तो ओ हो जाता है, एक डंडा और 2 मात्रा तो औ हो जाता है। तो हर स्वर की मात्रा होती है केवल छोटे आ को छोड़ करके, अ को छोड़ करके बाकी सब की मात्राएं होती हैं, और यही मात्राएं व्यंजनों के साथ जुड़ करके शब्दों का निर्माण करती हैं। तो स्वर की मात्राओं के बारे में समझ में आ गया। उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है छोटा आ, ब्रैकेट में कुछ नहीं है, इसकी कोई मात्रा नहीं। आ उसकी मात्रा कैसे? 1 डंडा। इ छोटी ई की मात्रा
ई बड़ी की मात्रा, ओ छोटे ऊ की मात्रा, ऊ बड़े ऊ की मात्रा, री नीचे एक री लग जाता है। ये री हमेशा वर्ण व्यंजन के नीचे लगता है, री। और इसका उच्चारण रा में छोटी की मात्रा, जैसे री। ए तो एक डंडा ऊपर, आए तो दो डंडे ऊपर, ओ तो एक लाइन और एक डंडा, ओ एक लाइन और दो डंडे तो औ। तो ये है स्वर। यहाँ तक हम स्वर के बारे में पढ़ रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि स्वर आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। और यही स्वर जब किसी दूसरे वर्ण में लग करके उच्चारण होता है, कंप्लीट उच्चारण होता है, तब वो व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। अभी हम पढ़ रहे थे केवल स्वर के बारे में। तो स्वर का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। स्वर तो मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। बोलने वाली जो इकाई है, हम जब बोलते हैं तो उसको ध्वनि कहते हैं, और उसी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई जिसके कि टुकड़े और नहीं किए जा सकते। वर्णों की कुल संख्या 44 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अगर स्वर की बात करें तो 11 होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अभी स्वर के भेद क्या हैं? 3 तरीके के होते हैं उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जब हम छोटा बोलते हैं, कम समय लगाते हैं, तो ह्रस्व स्वर, और जब 2 गुना समय लगाते हैं तो दीर्घ स्वर हो जाता है, और जब हम 3 गुना समय लगाते हैं तो प्लुत स्वर हो जाता है। प्लुत स्वर के लिए चिन्ह एस का होता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण ओम। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ ई उ और री, और बाकी सब दीर्घ स्वर में आते हैं, आ ई उ ए ऐ। और प्लुत स्वर जिसमें कि एक मात्रा और लग जाती है, 3। और जैसे सुनो या भी हम पुकारने के लिए या ओम बोलने के लिए हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और हर स्वर के लिए अपना एक मात्रा होती है जो कि उसकी पहचान होती है, केवल छोटे आ को छोड़कर के, जिसका कि कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सभी स्वरों की मात्रा होती है, और यही मात्राएं जब व्यंजन में लगती हैं तब हम पूरी तरह से उच्चारण करके शब्द बना पाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? स्वर की मात्राओं को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि हर स्वर की कौन सी मात्रा होती है। अभी हमने पढ़ा उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। तो दूसरा है योग या रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर स्वर का विभाजन, रचना यानी उनके बनावट के आधार पर जो उनका विभाजन है वो 2 तरीके का है, 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। कैसे बने हैं स्वर? तो ये जो ध्वनियां हैं उनसे वो स्वर बने। तो वे स्वर जो स्वतंत्र हैं, अर्थात जो स्वर किसी और स्वर के मिलने से नहीं बनते, वो मूल स्वर कहलाते हैं। और जो 2 या 2 से अधिक स्वर के मिलने से बनते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। मूल स्वर कौन से हैं? जो अपने आप में पूर्ण है, अ ई उ री, आ ई उ री। अभी आपने संधि अगर पढ़ी होगी तो आपको पता है कि और जो स्वर हैं वो 2 स्वरों के मिलने से बने हैं। जैसे वह स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बने हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, अर्थात किसी अन्य स्वर के मिलने से वो बनते हैं। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की संख्या 4 है। कौन से हैं वो 4? जैसे आ और ई को मिलाने से ए बन जाता है। छोटे आ और बड़े आ में आप अगर ए मिला दें तो ए बन जाता है, और अगर आप आ में उ मिला दें तो ओ बन जाता है। आ में अगर आप ओ मिला दें तो औ बन जाता है। तो इस तरह से हम संयुक्त स्वर बना लेते हैं। तो ये जो आ ई उ ए ऐ ओ औ री, ये जो स्वर हैं इनमें से आ ई उ री ये मूल स्वर हैं, और बाकी ये जो 4 हैं ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन। जिह्वा यानी हमारी जीभ किस प्रकार से बोलते समय, उनके उच्चारण के समय किस प्रकार से हम अपनी जीभ को घुमाते हैं, उसके आधार पर स्वरों का वर्णन है। अग्रस्वर यानी जब जीभ का आगे का हिस्सा जब काम आता है तब हम उनको अग्रस्वर कहते हैं। तो कौन से हैं? वो 4 हैं, ई ए ऐ। अब बच्चों ये आपको ऐसे मेरे बोलने से नहीं समझ में आ रहा होगा, आप स्वयं उच्चारण करके देखिए कि जब आप ये स्वर बोलते हैं तो आपकी जीभ का आगे वाला भाग एक्टिव रहता है।
ई ई ए ऐ। मध्य स्वर, मध्य में केवल एक ही स्वर है अ, छोटा अ। तो जब आप अ बोलते हैं तो ना आगे का काम आता है ना पीछे का, बीच का मध्य जिह्वा का मध्य हिस्सा सक्रिय रहता है। फिर उसके बाद है पश्च स्वर, पीछे वाला। जब आप ये 4 स्वर ये 5 स्वर बोलते हैं तब पश्च स्वर होते हैं। वो कौन से हैं? आ, उ, ऊ, ओ, औ। अब आप जब अपनी जीभ पर ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पीछे वाला हिस्सा है वो सक्रिय हो रहा है, तो इसलिए इनको पश्च स्वर कहते हैं। यानी ई ए ऐ अग्र स्वर, छोटा आ मध्य स्वर और आ उ ओ औ ये पश्च स्वर। मुंह का खुलना, हमारा मुंह किस प्रकार से आकृति लेता है, कैसे खुलता है, उसके आधार पर इनका वर्णन किया गया है। जैसे संवृत स्वर। अभी संवृत मतलब होता है बच्चों कम खुला हुआ, यानी संवृत मुंह खुलता है लेकिन कम खुलता है। तो वो कौन से हैं? ई उ ऊ। अब इसमें मुंह खुला हुआ है लेकिन कम खुला है, तो ये 4 स्वर संवृत स्वर हैं। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत मतलब जो है उससे थोड़ा अधिक खुलना। संवृत, अर्ध संवृत। अर्ध संवृत मतलब जितना खुलता है उससे थोड़ा और अधिक खुल जाना। जैसे ए ओ, अभी ए ओ में थोड़ा सा ज्यादा खुला, ई उ में थोड़ा कम खुला। तो अभी कैसे याद करेंगे? संवृत छोटा और अर्ध संवृत बड़ा। यहां आप अर्ध से कंफ्यूज नहीं होंगे। संवृत मतलब बहुत थोड़ा सा खुला है और विवृत मतलब आपका मुंह अधिक खुला है। संवृत मतलब मुंह थोड़ा सा खुला है, विवृत मतलब अधिक खुला है। तो विवृत मतलब अधिक खुला, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अधिक खुलता है उन्हें विवृत कहते हैं। ये एक ही है आ, इसमें मुंह आ पूरा खुल जाता है, और संवृत में बहुत थोड़ा सा खुलता है। अभी 2 पढ़ने हैं आपको, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। अर्ध संवृत जिन स्वर में संवृत से थोड़ा अधिक खुल जाए, जिसमें थोड़ा सा संवृत से और अधिक खुल जाए। जैसे हमने संवृत में क्या कैसे बोला? ई उ। अब इसमें थोड़ा सा और खुलेगा तो अर्ध संवृत, यानी ए ओ, थोड़ा ज्यादा खुला और अर्ध संवृत। अभी अर्ध विवृत कौन सा होगा? जिसमें आ से थोड़ा कम खुले, मतलब विवृत से थोड़ा कम, अर्ध संवृत से थोड़ा ज्यादा। तो वो कैसे होंगे? अर्ध विवृत स्वर होंगे। तो जिन उच्चारण में मुख विवृत से थोड़ा कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे आ ए ओ औ, यानी थोड़ा खुलना, उससे थोड़ा ज़्यादा खुलना, उससे थोड़ा ज़्यादा खुलना और फिर पूरा खुल जाना। तो आप अगर इस सीक्वेंस में इसको याद कर लें तो आपको ये याद हो जाएगा कि संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत का क्या अर्थ है। अभी इसको हम थोड़ा और आसान करके देखते हैं कि इसको अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो तो आपको इस तरह से याद कर लीजिए कि संवृत मतलब मुंह कम खुलता है, ई उ ऊ। विवृत मतलब मुंह पूरा खुल जाता है, आ। इसमें तो कुछ याद करने जैसा नहीं है। अर्ध संवृत मुंह संवृत और विवृत के बीच खुलता है, यानी ए ओ। और अर्ध विवृत यानी मुंह विवृत और संवृत के बीच खुलता है, यानी अभी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं लेकिन विवृत से कम खुलता है। तो वो कौन से हैं? आ ए ओ और औ। जब औ बोलते हैं तो भी थोड़ा ज्यादा खुलता है, विवृत में तो आ हो जाता है लेकिन औ में थोड़ा कम खुलता है। तो ये 4 आपको मुंह खुलने के अनुसार आपको ये याद कर। अब नेक्स्ट है होठों की स्थिति के अनुसार। अभी होठ जो है इनकी हमारी स्थिति जो होती है उनके अनुसार, तो इनके अनुसार होता है वर्तुल। इसके अनुसार हम जो वर्गीकरण करते हैं वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार। तो इसमें वर्तुलाकार कौन सा? वर्तुल मतलब गोल घूम जाना। जब होठों का आकार वर्तुल यानी वृत्त आकार में हो जाता है, गोल हो जाते हैं, तो उनको वर्तुलाकार स्वर कहते हैं, वर्तुल स्वर कहते हैं। जैसे ये 4 हैं, उ ऊ ओ औ। अब इसमें होठ जो है वो गोल बन जाते हैं। अवर्तुलाकार जिसमें गोल ना बन रहे हो, तो आ ई री ए ऐ। इसमें गोल नहीं बन रहा, मुंह खुल रहा है लेकिन होठों का आकार गोल नहीं हो रहा, तो ये अवर्तुल, अवर्ताकार। इसमें तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। अभी नेक्स्ट विभाजन है जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पर। अभी हमारी जीभ की जो पेशियां हैं वो कब तन जाती हैं, कब कौन से आगे की पीछे की कौन सी तनती हैं पेशियां, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया। शिथिल स्वर, जिसमें जिह्वा की किसी भी मांसपेशी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो शिथिल रहती हैं, वो शांत रहती हैं। वो कौन सी है? आ ई उ।
अब इसमें जीभ पर जोर नहीं पड़ रहा। आ ई उ, ये गले से आवाज निकल रही है और स्वर निकल रहा है। कठोर स्वर कौन से हैं? जिनमें उच्चारण में जीभ की पेशियों पे तनाव पड़ता है, जिसमें जीभ थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी नसें खिंचती हैं। वो कौन सी है? आ ई ऊ। अब इसमें जीभ की नसें खिंचे। अब आप बच्चों जब ये उच्चारण करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आ ई उ, ये दो है शिथिल स्वर और कठोर स्वर। ये जीभ पर तनाव की स्थिति के अनुसार है। उसके बाद आता है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अभी स्वर तंत्र की जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनका कंपन, उनमें कंपन होता है जब हम स्वर बोलते हैं, तो उसको घोष और अघोष कहा जाता है। तो जितने भी स्वर हैं वो सभी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जब आप स्वर बोलते हैं तो हमारी जो तंत्रियां होती हैं, तंत्रिकाएं अंदर की मुंह की होती हैं, वो सब में कंपन होता है। आ ई उ ए री, ये सब में हमारा कंपन होता है। तो जितने भी स्वर हैं वो सभी घोष वर्ण के अंतर आते हैं। घोष वर्ण ये, और अघोष कौन से होते हैं वो हम वर्ण व्यंजन पढ़ते समय पढ़ेंगे। तो व्यंजन में घोष अघोष होता है यहाँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्वर सभी घोष वर्ण होते हैं। एक है 8वां उच्चारण स्थान के आधार पर। अब कौन से मुंह के किस स्थान से उच्चारण हो रहा है। जैसे कंठ से, तो कंठ से अ आ अंगा, ये स्वर कंठ से। तालव्य, जब जीभ ऊपर लगती है तो ई, जीभ के पीछे का हिस्सा ऊपर तालू में लग जाता है तो ये तालव्य होता है। मूर्धन्य री, यहाँ आगे की तरफ से हम री बोलते हैं। ओष्ठ, होठों को आकार देते हैं ऊ, तो ये ओष्ठ स्वर। अनुनासिक, जब हम नाक से बोलते हैं अंग। फिर कंठ तालव्य, कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है तो ए अय, कंठ से भी निकल रहा है और जीभ तालु में भी लग रही है। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, कंठ से और होठ से ओ औ, आवाज यहाँ से निकल रही है और होठों को आकार दे करके हम बोल रहे हैं। तो बच्चों ये जितने भी हमने स्वर के भेद पढ़े, ये आपको एक बार अच्छे से समझ लेने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हिंदी में जिनको हम एक बार पढ़ लेते हैं और सब हम लिख पाते हैं, लेकिन इनको आपको एक बार याद करना पड़ेगा। इसको देखिए, पढ़िए, समझ करके और याद कर लीजिए। 2-4 बार इसकी रीडिंग करेंगे या एक बार इस डायग्राम को अपने आप बना लेंगे तो आपको स्वर के भेद बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, किस स्वर के जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हुआ और कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो बच्चों यहाँ पर स्वर खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे व्यंजन के साथ। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों। गुड बाय।